हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया हुआ है, गाइडलाइन आया हुआ है। सिविल केसेस में जो है तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं, जिसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे, ताकि जो है जितने भी केसेस है वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। आप लोग बहुत ही जो केसेस होते हैं न्यायालय में पेश हो जाने के बाद भी जो केसेस है बहुत ही लंबा चलता है, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल एक कॉमन है। आपका जो भी सिविल केसेस है वो कॉमन है, 5-6 साल 10 साल तक यहाँ पे चलते रहता है, फिर भी वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे फैसला नहीं मिल पाता है। तो इस सब को यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 12 गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है, जो कि सभी राज्य के लिए एप्लीकेबल है, सभी कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है। इसको मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो उनका वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गाइडलाइन दिया हुआ है उसके बारे में। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो जजमेंट है उसके बारे में। ये जो जजमेंट है यहाँ पे 20 अक्टूबर 2023 एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, जिसमें यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी सिविल केसेस है, अगर आपका कोई भी केस अगर चल रहा है या फ्यूचर में कोई भी केस अगर आप करने वाले हैं तो आपको ये गाइडलाइन जरूर देखना चाहिए, ताकि यहाँ पे आप लोग उस चीज को फॉलो करते हुए आप बहुत जल्दी आप जजमेंट पा सकते हैं या आपका जो कोर्ट में फैसला है उसको खत्म करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे एक दिया हुआ है जजमेंट में कि अगर कोई भी यहाँ पे जिला स्तर का कोर्ट हो या तालुका स्तर का कोर्ट हो, उनके द्वारा जो है ऑर्डर 5 और नियम 2 के तहत जो भी समय अवधि है उसके अंदर उनका जो नोटिस है उसको वहाँ पे समयबद्ध तरीके से उनको जो है निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यानी जो भी नोटिस है उसको समयबद्ध तरीके से ही उनको वहाँ पे सुनिश्चित करना है, उनको सेंड करना है, ताकि वो सामने वाला उस कोर्ट में अपीयर हो पाए। और अगर इस चीज को जो है अगर करते हैं जैसे समयबद्ध तरीका और ऑर्डर वगैरह तो पहले से दिया हुआ है, फिर भी उस चीज को अभी तक फॉलो क्यों नहीं हो रहा है, तो इसको भी फॉलो हो रहा है कि नहीं देखने के लिए यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसको वहाँ पे निगरानी के तौर पे वहाँ पे देखेंगे, जो निगरानी करेंगे कि उनके द्वारा जो भी वहाँ पे समयबद्ध तरीके से नोटिस वगैरह या जो भी ऑर्डर है गाइडलाइन है उसको वहाँ पे पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और जो भी उसके आंकड़े हैं उसको वहां पे रखा जाएगा, यानी जो भी आंकड़े मतलब वहां पे कितने को वहां पे समयबद्ध तरीके से फॉलो किया गया, कितना वहां पे समयबद्ध तरीके से फॉलो नहीं किया गया, उसका वहां पे एक आंकड़ा तैयार किया जाएगा, जो कि वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है निगरानी समिति निगरानी के तौर पे उनके द्वारा उस चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी एक निगरानी समिति बनाई जाएगी, जो कि यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा वहां पे बनाया जाएगा, गठित किया जाएगा, जिसके समक्ष जो भी ये जो आंकड़ा बनेगा, ये जो डाटा बनेगा उसको उनके समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब सभी के ऊपर कोई ना कोई यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो केसेस है वो यहाँ पे फास्ट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो गाइडलाइन है कि जिला स्तर और तालुका स्तर पे सुनिश्चित करेगी कि जो भी लिखित बयान होता है उसको यहाँ पे 1 माह के अंदर 1 माह के अंदर उसको पेश करना होगा, या आदेश 8 नियम 1 के तहत यहाँ पे निर्धारित जो समय सीमा है वहाँ पे 30 दिन की समय सीमा है उसके अंदर वहाँ पे पेश करना होगा। जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने कोर्ट में बहुत सारे केसेस में अपेयर होते हैं, तो देखते हैं जवाब के लिए उनके द्वारा जो है डेट को ऑलरेडी बढ़ाते दिया जाता है, मतलब वो सामने वाला पक्षकार आ रहा है, साइन कर रहा है और चले जा रहा है, और उनका जो है सामने वाला वकील कभी नहीं है कभी कुछ और है, तो उनके द्वारा जवाब नहीं तैयार किया गया। इस तरीके का एक्सक्यूज वहाँ पे नॉनसेंस टाइप का दिया जाता है और वहाँ पे जो है उनके द्वारा डेट को एक्सटेंड कराया जाता है। जबकि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है कि इसको यहाँ पे हर जगह पालन किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो भी निगरानी समिति है उनको इस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे और उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जिन अदालतों में यहाँ पे लिखित तर्क वगैरह या दलीलें वहाँ पे सुन ली गई हो, इसके बाद यहाँ पे अगर इस तरीके का होता है कि उनके बाहरी अदालत के बाहर उनको अगर कंप्रोमाइज वगैरह होता है, जैसे लोक अदालत हो गया, या बाहर में अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए और उसी डेट को जिस दिन उनके द्वारा यह कहा जाएगा कि बाहर में हम लोग सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसी दिन एक डेट और टाइम वहाँ पे दे दिया जाएगा। वहाँ पे अलग से उनको कोई भी नोटिस वगैरह सर्व नहीं होगा,
और उस दिन उनको उपस्थित हो के वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और कंप्रोमाइज़ अगर हो जाता है तो उसमें क्या है, 2 महीने के समय के अंदर उनका वहाँ पे सेटलमेंट होके वो केस को वहाँ पे क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर मान लेते हैं कोई भी रिकवरी सूट है और दोनों के बीच में पैसे को लेन देन को लेकर विवाद है और उनके बीच में कंप्रोमाइज़ हो गया कि हाँ मैं एक दूसरे के साथ हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लिए और पैसा मैं इनको वापस कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे जो पैसा देने वाला पार्टी है वो अगर पैसा नहीं देता है 2 महीने के अंदर, तो वहाँ पे जो है केस जो जहाँ पे पेंडिंग रहा है, जहाँ पे वहाँ पे रुका हुआ है, वहाँ से ऑटोमेटिक 2 महीने के बाद वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे वेट और अलग से नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है केस वहाँ पे जो है वो स्पीडली चलेगा, वहाँ पे किसी चीज़ को वहाँ पे अलग से फिर वेट करने की जरूरत नहीं है या अलग से आवेदन वगैरह देने की जरूरत नहीं कि आपको वहाँ पे उनके द्वारा समझौता नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो केस है वो आगे बढ़ सकता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जैसे समझौता के लिए तो गए बट वहाँ पे समझौता नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में भी आपको 1 सप्ताह के भीतर उसको जो है खुली अदालत में लाके उसको वहाँ पे कोर्ट केस के थ्रू वहाँ पे चैलेंज करना होगा। तो बहुत सारे केस में मीडिएशन के थ्रू अगर होता है और वहाँ पे उनके बीच में समझौता नहीं होता है तो 1 सप्ताह के भीतर वो केस आपका वहाँ पे न्यायालय में आएगा और वहाँ पर से डे बाय डे के तहत वहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे मुकदमे की जो तारीख है उसको निर्धारित करने के लिए जो पक्षकार है उसका सहमति और जो वकील है उसके वहाँ पे उसके से परामर्श लेके जो डेट है उसको वहाँ पे अलॉट किया जाएगा, ताकि जो है सामने वाले वकील या पक्षकार को यह ना हो कि मैं उस दिन नहीं आ पाया है, जो वकील साहब है वो वहाँ पे नहीं है, इस तरीके का एक्सक्यूज ना हो, इसलिए उनके परामर्श लेके उनके से डेट दिया जाएगा। और उसके बाद एक बार डेट अगर मिल गया तो वो फिर जो कोर्ट के हिसाब से जो समय यथासंभव जो भी डेट और टाइम है उसके हिसाब से वो वहाँ पे केसेस ऑलरेडी चलते जाएंगे। नेक्स्ट है जिला स्तर और तालुका स्तर पे जो ट्रायल न्यायाधीश है उनको एक डायरी बनाने के लिए यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है कि उनको एक डायरी मेंटेन करना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा एक दिन में कितने भी केसेस उनके द्वारा वहाँ पे जो है सॉल्व किए जा सकते हैं, या जो विटनेस के लिए लगा हुआ है, एविडेंस के तौर पे लगा हुआ है, तो वो एक दिन में कितना वहाँ पे एविडेंस का केसेस करा सकते हैं, कितना बहस करा सकते हैं, कितना जजमेंट दे सकते हैं, उसी के हिसाब से एक दिन में उनका जो केसेस हो वो लिस्टिंग हो, ताकि जो है अननेसेसरी वहाँ पे केस जो है डेट ना बढ़े। इस तरीके को यहाँ पे देखते हुए उनके द्वारा कहा गया कि जो भी उनके द्वारा एक दिन में जितना भी उनके द्वारा केस को जो है पूरा बाइंड अप कर दिया जा सकता है, जो उनके द्वारा एक्शन लिया जा सकता है उतना ही केस लगाएं और अननेसेसरी उसमें डेट को एक्सटेंड न किया जाए। ठीक है, जो है जो भीड़ भाड़ अननेसेसरी कोर्ट में होता है और उनके वहाँ पे कुछ भी एविडेंस वगैरह नहीं हो पाता है, अननेसेसरी वहाँ पे जाके परेशान होते हैं, तो भीड़ भाड़ को वहाँ पे कम किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पक्षकारों का प्रतिनिधित्व जो करने वाले जो वकील हैं उनको जो है आदेश 11 और 12 को वहाँ पे प्रावधानों को उनको जानना चाहिए, और इसके लिए जो बार एसोसिएशन है वो भी वहाँ पे काउंसिल का बहुत जिम्मेदारी है कि उसको वहाँ पे उसके बारे में अवेयर करें, जो भी वहाँ पे लॉयर हैं उनको। ये क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन और स्वीकृतियाँ, डिस्कवरी ऑफ इंस्पेक्शन है उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, जैसे सत्यापित ये प्रतिलिपि है, समय पूर्व प्रकटीकरण है, ये सब यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है जो कि वहाँ पे प्रोसीजर का पार्ट है, उसके बारे में जो भी लॉयर हैं उनको वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वीकृतियाँ कब है कि अगर कोई भी जवाब दिया जाता है, अगर आप उसको डिनाई नहीं करते हैं तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ये समझा जाता है। इस तरीके की जो स्वीकृतियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे जो भी लॉयर हैं उनको वहाँ पे पता होना चाहिए, ताकि आगे चल के वो केसेस में आगे जल्दी जल्दी वो मूव किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो है आदेश 17 नियम 1 के तहत जो है सावधानी पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक वहाँ पे केसेस को वहाँ पे देखना चाहिए और वहाँ पे उसके तहत वहाँ पे यूज करना चाहिए। मतलब वहाँ पे जो है आदेश 17 नियम 1 के तहत जो भी केसेस हैं अगर वो वहाँ पे चलने योग्य है तो उसको वहाँ पे दिन प्रतिदिन के तहत वहाँ पे डेट को बढ़ा देना चाहिए, और अगर नहीं चलने योग्य है तो वहाँ पर से केस को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वो पूरी ईमानदारी और सावधानी पूर्वक उस चीज़ को करना चाहिए ताकि किसी चीज़ की वहाँ पे कोई भी नुकसान न हो। नेक्स्ट है यहाँ पे अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए लागत भुगतान के प्रावधानों को सार्थक प्रभावी देगी, मुकदमे में लंबित करने के लिए कोई भी स्थगन आदेश वगैरह नहीं देगा। यानी जो है कोर्ट के द्वारा कोई भी केस है उसको पेंडिंग या स्थगन रखने के लिए आदेश नहीं देगा। अगर कोई भी ऐसा जरूरी हो जाता है या स्थगन देना पड़ रहा है
कोर्ट केसेस को वहाँ पे पेंडिंग रखने के लिए। तो उस कंडीशन में जो अलग पार्टी है, जो डिफेंस पार्टी है या प्रोसिक्यूटिव पार्टी है, उसको वहाँ पर से मुआवजा के तौर पे वहाँ पे कुछ मिलना चाहिए, ताकि उस केस के पेंडिंग रहते समय उसको जो भी नुकसान हो रहा है उसका वहाँ पे भरपाई हो सके। इस तरीके का वहाँ पे जो है न्यायालय को यह आदेश दिया गया कि अगर जरूरी ना हो तो वहाँ पे केस को पेंडिंग ना रखा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे है जो भी 5 साल से अधिक की केसेस हैं, ठीक है, 5 साल पुराने जो केसेस हैं, जो कि ऑलरेडी अभी यहाँ पे आप लोगों के जो भी केसेस चल रहे होंगे 5 साल पुराने होंगे, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इससे संबंधित जो है आंकड़े हैं उसको पीठासीन अधिकारी जो भी आपके जज होंगे, जो जिस कोर्ट में आपका चल रहा होगा, उसको हर महीने एक बार जो है प्रधान न्यायाधीश है उनको वहाँ पे भेजना होगा कि कितने केसेस में आपके द्वारा एक्शन लिया गया, कितने केसेस में आपके द्वारा अभी कुछ भी नहीं किया गया या कौन से स्टेज में पहुंचा। हर महीने उसका आंकड़ा वहाँ पे जिला न्यायाधीश को देगा और इसे एकत्र करके आगे जो है जो हाईकोर्ट के द्वारा जो समिति बनाई गई है उसके समक्ष उसको पेश किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी कि उनके द्वारा जो है जो दिया गया है वो उसमें क्या एक्शन लिया गया है, और अगर नहीं होता तो उसमें फिर आगे कार्यवाही भी किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ संबंधित जो राज्य के जो माननीय चीफ जस्टिस हैं वो गठित जो समिति है जो, ठीक है, जैसे चीफ जस्टिस कौन होता है, जो भी हाई कोर्ट के होते हैं वो मेन जो वहाँ के जज होते हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वैसे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं। जो भी उनके द्वारा जो निगरानी समिति बनाई गई है कम से 2 महीने में कम से कम एक बार उनकी बैठक लेंगे और जो भी उसमें से गलत है सही है उसको वहाँ पे सुधारात्मक उपाय वहाँ पे किया जाएगा। अगर सही तरीके से उसका क्रियान्वयन या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उस समय उनको द्वारा वहाँ पे आदेश किया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है उसको गाइडलाइन या दिशा निर्देश दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसमें जो भी गाइडलाइन यहाँ पे बताया गया है, जो भी गाइडलाइन है उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी को ये गाइडलाइन वहां पे सेंड किया जाए ताकि उस चीज को वहां पे फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पे जो जजमेंट है, जजमेंट का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने केसेस में, जिसका नाम है यशपाल जैन बनाम सुशीला देवी और अन्य। यह केस है जिसको आपको यहाँ पे यूज करते हुए अपना जो केस है अगर पेंडिंग है बहुत दिन से, अगर आप लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इस जजमेंट का यूज करते हुए आप अपने केस को आगे स्पीड से आगे ले जा सकते हैं और जजमेंट पा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।